गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम आपका ये जो नेक्स्ट टॉपिक है बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट्स चैप्टर से, दैट इज़ मैक्रो इकोनॉमिक्स का सो कंपोनेंट्स ऑफ बीओपी अकाउंट, दिस इज़ आवर नेक्स्ट टॉपिक। सो आपको देखो बीओपी अकाउंट के ना बेटा दो कंपोनेंट्स होते हैं, आपके करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो ये करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट में आपने कैसे कैसे इसको क्लासीफाई करना है अपने कंपोनेंट्स को, इसके बारे में देख लेते हैं। तो पहले करंट अकाउंट की अगर बात करते हैं तो करंट अकाउंट में क्या क्या चीज़ों को आपने इंक्लूड करना है, अपने एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को। ठीक है, यानी कि जो आपका चाहे वो विजिबल ट्रेड है चाहे वो इनविजिबल ट्रेड है, ठीक है ना, गुड्स का भी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट है और सर्विसेज का भी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट है। और साथ में आपका जो करंट ट्रांसफ़र्स है, करंट ट्रांसफ़र्स आपको पता ही है, जो गिफ्ट्स होते हैं, डोनेशंस होती है, स्कॉलरशिप्स है, ग्रांट्स है, ये सब यहाँ पर आ जाती है। ठीक है ना, तो एक्सपोर्ट्स और एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स जो है ना, इसे एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज से अलग किया जाता है। ठीक है ना, ध्यान से देख सकते हैं कि आपका अगर गुड्स को क्लासीफाई किया जाता है टेंजिबल तरीके से, ठीक है, तो यहाँ पर इसको मर्केंडाइज या फिर विजिबल ट्रेड कहा जाता है, लेकिन एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज को आप इनविजिबल ट्रेड कहते हैं। ठीक है, फिर आपके ये जो सर्विसेज होती है ना, जो इनविजिबल ट्रेड है, आगे बेटा ये दो कंपोनेंट्स में फिर सब डिवाइडेड है। कैसे? एक आपकी फैक्टर सर्विसेज और एक आपकी नॉन फैक्टर सर्विसेज है। फैक्टर सर्विसेज आपके वो हैं जिनके लिए आप जैसे इन्वेस्टमेंट इनकम है या फिर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ है, कैसे जो आपके 4 फैक्टर इनकम्स होती है ना, लैंड के लिए रेंट और कैपिटल के लिए इंटरेस्ट एंड ऑल दैट, ये सब चीज़ें यहाँ पर आ जाती है। लेकिन जो नॉन फैक्टर सर्विसेज है उनमें आपकी जो अलग अलग सर्विसेज है ना वो आती है, जैसे आपका इंश्योरेंस है, शिपिंग है, बैंकिंग है, या फिर और क्या हो सकती है ऐसी सर्विसेज जैसे जहाँ पर आप किसी काम के बदले उनको पैसा नहीं देते हैं, आप उनको पैसा किसी मतलब नॉन फैक्टर सर्विसेज इनको बोला जाता है, दैट्स वाई। जैसे बैंकिंग हो गई, इंश्योरेंस हो गया, और साथ में शिपिंग है, और यहाँ पर टूरिज़्म है, कहीं आप बाहर आप घूमने जाते हैं, वहाँ पर 5 स्टार होटल वगैरह में अगर आप रुकते हैं तो वहाँ पर जो आप पेमेंट्स करते हैं वो नॉन फैक्टर सर्विसेज, मतलब आप लेन देन नहीं कर रहे हैं आपस में, आप क्या है वहाँ आप रह रहे हैं, उसके बदले आप दे रहे हैं। ठीक है ना, तो आपका ये फैक्टर सर्विसेज के अंदर इसको इंक्लूड नहीं किया जाता, इसीलिए इसको नॉन फैक्टर सर्विस बोला जाता है। ठीक है, और करंट ट्रांसफ़र के आपको पता ही है कि जो आपका फ्री ट्रांसफ़र्स होते हैं, जिस यूनिलेटरल ट्रांसफ़र जिन्हें बोला जाता है, गिफ्ट्स है, ग्रांट्स है, ये सब इसके अंदर आ जाते हैं, रेमिटेंसेज वगैरह जो ट्रांसफ़र्स होते हैं वो। अब देखिए बेटा, इनविजिबल्स को अब आगे आपने किस तरीके से क्लासीफाई किया जा रहा है, इनविजिबल्स के लिए 3 टाइप्स बनाए गए हैं आगे, नॉन फैक्टर सर्विसेज भी हैं, और आपकी जो इनकम अराइजिंग आउट ऑफ फैक्टर सर्विसेज भी हैं, और लास्ट में आपका करंट ट्रांसफर्स भी हैं। ठीक है बेटा, तो नीचे जो फिगर है ये आप अच्छे से देख सकते हैं। आफ्टर दैट आपका आगे इसको देखिए बेटा कि अब ये जो हमने करंट अकाउंट ये जो बनाया है, इसमें 4 टाइप्स के आप बैलेंस निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या क्या है? फर्स्टली यहाँ ट्रेड बैलेंस है, जैसे जिसे मर्केंडाइज बैलेंस भी बोला जाता है, दैट इज़ नॉन एज एक्सपोर्ट माइनस में इम्पोर्ट ऑफ गुड्स। ठीक है, आफ्टर दैट आपका सीधा आप क्या कर सकते हैं, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, फिर आपका जैसे सेकंड जो है दैट इज़ गुड्स एंड सर्विसेज बैलेंस, यहाँ पर क्या होगा कि आपका एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और इम्पोर्ट ऑफ गुड्स जो कि ट्रेड बैलेंस था, है ना, अब आपने उसके अंदर और क्या क्या मिलाना है, जो नॉन फैक्टर सर्विसेज के लिए जो जो बैलेंस लिया गया था, फॉर्मूला आप देख सकते हैं यहाँ पर कि एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स प्लस में पेमेंट्स रिसीव जो की गई है नॉन फैक्टर सर्विसेज के लिए, उसमें से आपने लेस क्या करना है, इम्पोर्ट ऑफ गुड्स, और साथ में जो पेमेंट्स आप कर रहे हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को, ठीक है ना, वो भी किसके लिए, नॉन फैक्टर सर्विसेज के लिए, वो यहाँ पर आपने करनी है लेस। ठीक है बेटा, तो इसको बोला जाता है आपका गुड्स एंड सर्विसेज बैलेंस। और सीधा आप चाहें तो कैसे कर सकते हैं इसको, द ट्रेड बैलेंस जो आपको ऊपर आया था, गुड्स और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और माइनस इम्पोर्ट ऑफ गुड्स करके, ठीक है ना, तो वहाँ पर आप चाहें तो आप प्लस कर सकते हैं कि इसको बैलेंस ऑन अमाउंट ऑफ नॉन फैक्टर सर्विसेज को, मतलब जो भी आपका बैलेंस आ रहा है, बैलेंस कैसे आएगा कि जो भी पैसा हमें रिसीव हुआ है उसमें से जो हमने पेमेंट्स किए उसे लेस कर देंगे। ठीक है, फिर थर्ड आपका इनविजिबल बैलेंस है। इनविजिबल बैलेंस जैसे अभी हमने पीछे भी देखा कि नॉन फैक्टर सर्विसेज ऐड करनी है, बैलेंस ऐड करना है, ये ध्यान देना है आपने। फिर बैलेंस ऑन इनकम है, बैलेंस ऑफ इनकम मतलब आपकी जो फैक्टर सर्विसेज से आ रहा है, और फिर बैलेंस ऑन ट्रांसफर्स है। ठीक है, और फोर्थ इज़ करंट अकाउंट बैलेंस है कि अगर टोटल करंट अकाउंट बैलेंस अगर आपने निकालना है तो कैसे आएगा आपका, इनविजिबल बैलेंस और प्लस में आपका ट्रेड बैलेंस जो आपका फर्स्ट वाला था, यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट प्लस में आपका चाहे तो आप थर्ड पॉइंट इसको ऐड कर सकते हैं, चाहे तो अलग अलग से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आपके आगे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, आप इसको एग्जाम्पल को अच्छे से रीड करेंगे, जहाँ समझ में ना आए प्लीज़ आप पूछ सकते हैं। ठीक है, आफ्टर दैट आप कैपिटल अकाउंट पर चलते हैं बेटा, कि अगर कैपिटल अकाउंट पे हम बात करते हैं तो यहाँ पर इसके अंदर हम क्या क्या चीज़ों को इंक्लूड करते हैं।
ठीक है। सो कैपिटल अकाउंट एक आपका ऐसा अकाउंट है जहाँ पर आपने सारी जितनी भी ट्रांजैक्शंस जो हैं जो बच गई है वहाँ से आपके करंट अकाउंट से, और साथ में जहाँ पर ऐसी ट्रांजैक्शंस जो आपके रेजिडेंट्स यानी कि आपके नॉर्मल रेजिडेंट्स और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में होनी है, ठीक है। और लेकिन फ़र्क क्या है यहाँ पर, सिर्फ और सिर्फ इतना है कि आपके ऑनरशिप ऑफ असेट्स में फ़र्क आएगा, ठीक है। जैसे आपने अगर मतलब आपने कोई फॉरेन गुड्स खरीद लिए हैं, लेकिन सिर्फ ऑनरशिप चेंज हुई है, आपने वो गुड्स लाकर अपने घर पे नहीं रख लिए हैं, ठीक है। ऐसे ही अगर मान लीजिए, जैसे मैंने आपको क्लास में भी एग्जांपल दिया था कि अगर हमारी कोई बिल्डिंग है बहुत बड़ी सी, अगर उसे परचेज़ कर लिया जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है ना कि अमेरिकन पर्सन अगर परचेज़ किए हैं उस चीज़ को तो वो अपने साथ ही लेकर चले जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता बेटा, ठीक है। तो इन चीज़ का आपने यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि आपका सिर्फ ऐसा नहीं होना कि करंट अकाउंट वाली चीज़ें यहाँ पर इंक्लूड की जाएंगी, नहीं। कैपिटल अकाउंट में आप सिर्फ और सिर्फ देखो यहाँ पर क्या चीज़ें इंक्लूड नहीं होनी है, इट डजेंट इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन वन कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि जितने भी मूवमेंट्स ऑफ गुड्स या सर्विसेज होती है फिर वो तो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में ही आ जाएगा ना, तो इसको आपने इंक्लूड नहीं करना क्योंकि ये तो आपका करंट अकाउंट की चीज़ें होती है, ठीक है। लेकिन कैपिटल अकाउंट में आपने उन चीज़ों को इंक्लूड करना है जहाँ पर आपने जो भी ऑनरशिप ऑफ असेट्स अगर चेंज हो रही है तो सिर्फ और सिर्फ आपने उसको इंक्लूड करना है, ठीक है बेटा। आगे देखते हैं इसमें कि अगर कैपिटल अकाउंट के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो कैपिटल अकाउंट में हम ये भी कह सकते हैं कि दैट कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन डू नॉट रिलेट टू द एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स। इसका मतलब ये नहीं है ना कि सीधा आप ऐसा नहीं कर सकते कि प्लांट्स एंड मशीनरीज़ को आप इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करें, नहीं, क्योंकि अगर वो बॉर्डर्स क्रॉस करते हैं, ठीक है भाई, आप एग्जांपल ले सकते हैं जैसे कंज्यूमर गुड्स हैं, जैसे मिल्क फॉर द बेबीज़ या फिर प्लांट्स एंड मशीनरी है या फिर कोई मर्केंडाइज है, ये सब तो आपका फिर ट्रेड में आ जाएगा ना, ये सब आपका ट्रेड में आ जाएगा। तो आप ध्यान से सुनिए, जो जो चीज़ें बॉर्डर क्रॉस करके इधर उधर जाती हैं, मतलब वहाँ से यहाँ और यहाँ से वहाँ जाती हैं, तो वो आपका करंट अकाउंट में आएंगी, कैपिटल में नहीं। लेकिन कैपिटल अकाउंट में आपकी वो चीज़ें आनी है जिनको आपने मतलब जिन्होंने बॉर्डर क्रॉस नहीं करना, ठीक है। सो जिन्होंने बॉर्डर क्रॉस नहीं करना उन्हें आपका कैपिटल अकाउंट में रखा जाएगा, ठीक है। तो कैपिटल अकाउंट में आप किन किन चीज़ों को रखेंगे, आपके ऐसे एसेट जैसे लैंड है, बिल्डिंग है, ठीक है, एज वेल एज आपके प्लांट एंड मशीनरी भी हो सकती है जो कि आपकी डोमेस्टिक इकनॉमी या फिर डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर ही रहती है, ठीक है। लेकिन सिर्फ क्या फ़र्क आना है कि आपकी ऑनरशिप यहाँ पर चेंज हो जाएगी कि मान लो पहले कोई चीज़ आपकी थी अब वो फॉरनर्स की हो जाएगी, या फिर कोई फॉरनर्स की चीज़ थी जो अब आपकी हो जाएगी, तो इंटरनेशनल सेल एंड परचेज़ वो सब यहाँ पर आ जाता है। और साथ में जो रियल एसेट्स का होता है सेल एंड परचेज़, जैसे आपका लैंड का है, बिल्डिंग का है, ये सब यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। और क्या, शेयर्स एंड बॉन्ड्स का भी आता है यहाँ पर, क्योंकि इंटरनेशनल सेलिंग तो इन्हीं की होती है ना, शेयर्स एंड बॉन्ड्स, स्टॉक्स, इन सब की, तो ये सब भी यहाँ पर आ जाते हैं बेटा। और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर कि सेल एंड परचेज ऑफ ऑल गुड्स दैट इज कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स इज़ इंक्लूडेड ओनली इन करंट अकाउंट, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो भी आप कंज्यूमर गुड्स हैं, कैपिटल गुड्स हैं, वो तो बॉर्डर क्रॉस करते हैं ना बेटा, तो बॉर्डर्स जो क्रॉस कर रहे हैं वो आपके करंट अकाउंट में ही आने हैं, इसको बार बार ध्यान से सुनिए आप, ठीक है। और आपका एक चीज़ यहाँ पर और है कि बोरोइंग और इन्वेस्टमेंट जो है आपके कैपिटल अकाउंट बैलेंस की एक मेन कंपोनेंट्स होते हैं। तो बोरोइंग को आप आगे किस किस चीज़ में और क्लासीफाई कर सकते हैं भी, जैसे आपका एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स है या फिर आपके एक्सटर्नल असिस्टेंस है, ठीक है। और इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस क्या है आपके इन दोनों के बीच में, वो ये है कि आप देखिए ये जो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग होती है ना, वो क्या होती है कि इट इज़ अवेलेबल एट मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट, कि आपको कमर्शियल बोरोइंग जैसे मिल रही है, जैसे बिजनेस बोरोइंग मिलती है ना भाई, आप रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कीजिए और आप पैसा अपना ले जाइए लोन के तौर पे। और एक्सटर्नल असिस्टेंस आपकी होती है जहाँ पर आपको कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट पर दिया जाता है, जैसे डिस्काउंटेड रेट पर आपको दिया जा रहा है, ठीक है, बहुत छूट के साथ आपको कुछ दिया जा रहा है, वो आपकी बोरोइंग्स हैं। ये सब बोरोइंग्स में आपकी ये दो चीज़ें हैं, ध्यान से सुन लीजिए, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग और एक्सटर्नल असिस्टेंस, ठीक है। ये जो फर्स्ट है ये आपको इंटरेस्ट रेट पर मिलती है, जो सेकंड है एक्सटर्नल असिस्टेंस, ये आपको कंसेशनल रेट्स पर मिलती है। और फिर आते हैं इन्वेस्टमेंट पर। इन्वेस्टमेंट में क्या क्या क्लासिफिकेशन है, जैसे पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है आपका, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। देखिए ध्यान से देखिए इसमें और क्या है कि अगर आपका यहाँ पर पोर्टफोलियो जो इन्वेस्टमेंट है, ये क्या होता है आपका पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू FII, दैट इज़ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, ठीक है। और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब है बेटा,
वो इन्वेस्टमेंट जो कि आपके नॉन रेजिडेंट्स कर रहे हैं आपके शेयर्स एंड बॉन्ड्स में, यानी कि अगर फॉरेनर्स आकर मतलब फॉरेनर्स अगर आपकी इंडियन कंपनीज़ के शेयर्स एंड बॉन्ड्स को में कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो क्या है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, और उसके बाद ये जो FDI है, ठीक है, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, दैट इज़ नॉन एज फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, ये हमने अभी एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट जो आपका FDI है, इसमें क्या क्या आता है इसको ध्यान से सुनिए। ठीक है, इट इज़ नॉन एज ऑनरशिप ऑफ एंटरप्राइजेज बाय नॉन रेजिडेंट्स इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी। तो आपकी हमारी जो डोमेस्टिक इकोनॉमी है, यहाँ पर जो भी नॉन रेजिडेंट्स आकर अगर कोई एंटरप्राइजेज को ऑन कर लेते हैं, खरीद लेते हैं, तो वो यहाँ पर आ जाएगा। जैसे वॉलमार्ट स्टोर्स हैं, इसे इंडिया, ये है तो इंडिया का, लेकिन बाहर वाले जो हैं इनको फॉरेनर्स ने परचेज़ किया हुआ है इसको। ठीक है, तो ऐसी FDI जो है यहाँ पर, FDI इज़ नॉट इज़ कंसिडर टू बी लॉन्गर लास्टिंग एंड मोर स्टेबल देन FII, क्योंकि FII में आप देखते हैं कि शेयर्स एंड बॉन्ड्स के जो प्राइजेस होते हैं वो अप एंड डाउन चलते ही रहते हैं, लेकिन जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है ये ज़्यादा स्टेबल रहती है। ठीक है, और NRI डिपॉजिट्स जो है, NRI डिपॉजिट्स आपके कैपिटल अकाउंट का एक मेन कंपोनेंट कहलाते हैं बेटा। ठीक है, और आगे और इसमें देखते हैं कि यहाँ पर क्या है, इंटरेस्ट रेट्स आपके बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, और कैपिटल अकाउंट में बेटा बैंकिंग कैपिटल्स भी आता है। और ये बैंकिंग कैपिटल क्या है, ये हम क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं। तो बैंकिंग कैपिटल का क्या मतलब है, ये आपके जो कमर्शियल बैंक्स के पास, ठीक है, जो फॉरेन असेट्स की होल्डिंग होती है वो यहाँ पर होती है। कैसे भी आपका फॉरेन मनी कह लो, फॉरेन करेंसी भी कह सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या है, अगर फॉरेन कंपनीज़ कुछ सेलिंग परचेजिंग अगर करती हैं हमारी कमर्शियल बैंक्स के साथ, तो वो सबका जो है यहाँ पर लेना देना रहता है बीच में। ठीक है, सो बैंकिंग कैपिटल जो है इनफ्लो ये ज़्यादातर बढ़ती है फिर आपकी, और इन सब के बढ़ने से क्या होगा, आपका जो कैपिटल अकाउंट है BOP, ठीक है, ये आपका बहुत इम्प्रूवमेंट यहाँ पर होती है। ठीक है, और क्या है यहाँ पर दिखा सकते थे, फाइनली द कैपिटल अकाउंट BOP इंक्लूड्स द फ्लो ऑफ कैपिटल ऑन अकाउंट ऑफ शॉर्ट टर्म डेट और शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट्स। तो आपका जो कैपिटल अकाउंट है, जो आपका BOP है, यहाँ पर क्या आएगा, कैपिटल अकाउंट BOP में आपका जो इनफ्लो, आपको बोल सकते हैं इट इंक्लूड्स दैट कि इनफ्लो, आपका जो फ्लो ऑफ कैपिटल है वो ज़्यादातर आपका शॉर्ट टर्म डेट वगैरह पर ज़्यादातर जा रहा है। ठीक है, इसको आपने ध्यान में रखना है। आगे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको पूरा स्ट्रक्चर जो है वो दिखा हुआ है कि क्या क्या आपके पास दो कंपोनेंट्स थे आपकी नेट कैपिटल फ्लोज के लिए, या फिर कहें तो कैपिटल अकाउंट के लिए दो कंपोनेंट्स हैं आपके, फॉरेन इन्वेस्टमेंट है और बोरोइंग्स है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट के फिर दो कंपोनेंट्स है FDI और FII, जो हमने एक्सप्लेन किए अभी। बोरोइंग्स में फिर आपके क्या देख रहे हैं, बोरोइंग्स में आपके एक्सटर्नल असिस्टेंस है, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स है, ये सब यहाँ पर आ जाती है। और साथ में फिर आपकी जो NRI डिपॉजिट्स है, आपके बैंकिंग कैपिटल है, ये सब एक अलग से टर्म्स है, शॉर्ट टर्म क्रेडिट्स है या फिर अदर फ्लोज है। अब इसमें और अगर हम कुछ देखें तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि पॉजिटिव बैलेंस जो है आपका, पॉजिटिव बैलेंस क्या इंडिकेट करेगा कि आपके पास फॉरेन एक्सचेंज की इनवर्ड फ्लो हो रहा है, मतलब आपके पास जैसे ज़्यादा फ़ायदा आ रहा है, इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंजेस आपके पास ज़्यादा है, और आपके पास जो आउटवर्ड फ्लो है, जो पैसा आपके पास जाना है, आपके पास से जो पैसा जाना है वो कम है। और वहीं पर अगर नेगेटिव बैलेंस हो जाता है तो भी आप समझ लीजिए कि लॉसेज ही लॉसेज है। ठीक है ना, आगे फिर आपको एक एग्जाम्पल दिया जा रहा है बेटा, इन सारे एग्जाम्पल्स को हमने ध्यान से समझना है। ठीक है, और फिर आप इसके बारे में बात करेंगे। अब एक बात और है बेटा कि ओवरऑल बैलेंस की अगर हम बात करते हैं तो ओवरऑल बैलेंस क्या है, ओवरऑल बैलेंस आपका करंट कैपिटल बैलेंस, करंट अकाउंट बैलेंस, कैपिटल अकाउंट बैलेंस। ठीक है, ये दोनों के बारे में तो हमने जान ही लिया अभी। और एक चीज़ जो यहाँ पर ऐड होती है वो दैट इज़ एरर्स है एंड ओमिशंस। ठीक है, ये एरर्स एंड ओमिशंस आपको ज़्यादातर आपके क्वेश्चन में गिवन होते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर क्या है कि ओवरऑल बैलेंस जो है ये क्या दिखाता है कि आपको, कि आपके पास, आपके सेंट्रल बैंक के पास ऑफिशियल रिजर्व्स कितने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब आप देख रहे हैं कि और इसमें इतना कुछ नहीं थी। BOP अकाउंट क्या रिफ्लेक्ट करता है कि पॉजिटिव ओवरऑल बैलेंस जो है आपका, या फिर नेगेटिव ओवरऑल बैलेंस आपका क्या है, इंक्रीज़ हो रहा है आपके ऑफिशियल रिजर्व्स में या फिर डिक्रीज़ हो रहा है, ये इस चीज़ को शो करता है। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट टॉपिक अभी हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट वीडियो में।